हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी आने वाले स्टेट एग्जाम को लेकर तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो 8 और 9 फरवरी को होना है। तो आपके पास 2 वीक का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो, जो हमारी पीवाई की सीरीज की 6th वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 2011 से लेके 2023 तक जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस हैं, उसमें हम मैथ का पोर्शन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी हो सकती है? देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यास होता क्या है। ठीक है, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? व्यास पता होना चाहिए कि व्यास क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त जो होता है, ये आपका कोई वृत्त है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये थोड़ा सा आकृति वैसी हो गई है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि व्यास क्या होता है। व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो कहाँ से पास होती है? सेंटर से। ठीक है, ये आपका सेंटर है। इससे जो भी कॉर्ड या जीवा जो पास होगी, वो आपका व्यास कहलाती है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ये भी आपका व्यास कहलाएगी। ठीक है, मीन्स हर वो जीवा जो सेंटर से पास होगी, ये भी आपका व्यास कहलाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? गिनती नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनगिनत वृत्त के व्यासों की संख्या अनगिनत हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्या का, ठीक है, निम्नलिखित संख्या का श्रृंखला का अगला पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला है उसकी, और उसका आपको कौन सा नेक्स्ट क्या होगा पद, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सीरीज आपकी क्या है? 4, 10, 23, 50, ठीक है, कॉमा यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम रिलेशंस देखेंगे दो नंबर के बीच में, यानी कि जो दो पद हैं उनके बीच में। देखो, 4 से 10 कैसे आया? इसका डबल किया, उसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, 4 गुना 2 जमा 10, और ये 10 से 23 कैसे पहुंचा? 10 गुना 2, और उसमें 3 जोड़ दिए। यहाँ से 23 गुना 2 46, उसमें 4 जोड़ दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हर नंबर में दोगुना करके पहले 2 जोड़ा। देखो यहाँ पे 4 गुना 2, ठीक है, प्लस में 2, फिर 10 से आगे 10 गुना 2 प्लस के 3, फिर उससे आगे 23 गुना 2 प्लस के 4, और उससे आगे आपका 50 गुना 2 प्लस के 5। ठीक है, अब 105 से आगे कैसे जाएंगे हम? यानी कि 105 गुना 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ठीक है, 105 गुना 2 करेंगे 210, और 210 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। फिर से समझते हैं कैसे आया। देखो, 4 से 10, यानी कि नेक्स्ट टर्म कैसे कैसे कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है, वो हम लोग देखेंगे। देखो, 4 से डबल किया, 4 दूनी 8, उसमें 2 जोड़ दिया हमने। फिर अगला नंबर इसका डबल किया, 10 का, 10 दूनी 20, उसमें 3 जोड़ दिया, यानी पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा। इसमें 23 दूनी 46, उसमें 4 जोड़ दिया, यानी पहले 2 फिर 3 फिर 4, फिर नेक्स्ट में 5। अब कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, यानी 105 का डबल करेंगे, वो आएगा आपका कितना? 210, और उसमें हमने क्या जोड़ दिया? 6 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा आपका? 216 हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि बी उसी कार्य को, यानी सेम कार्य है, उसको ए तो 20 दिन में पूरा कर रहा है, और बी उस काम को पूरा कर रहा है 10 दिन में। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, और फिर बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, और शेष जो काम है उसको ए पूरा कितने दिन में करेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखो इसकी जो एस्टेट की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने लास्ट ईयर की भी कुछ वीडियो डाली हुई हैं और इस ईयर की भी कुछ वीडियो है। तो अगर कोई भी बंदा उन सारी वीडियोस को देख लेगा तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि भाई आपका मैथ का कम से कम 70 to 80% जो पोर्शन है इसी में से ही कवर हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 20। ठीक है। 20 से डिवाइड करेंगे एक बार और 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार। ठीक है। ये जो ये जो आपको मिला है 1 और 2, ये क्या है, ए की एफिशिएंसी है, यानी ए ने एक दिन में इतना काम किया, ठीक है, और बी ने एक दिन में इतना काम किया। ये एफिशिएंसी मिली है हमारी ए की और बी की। ठीक है। तो वो कह रहा है दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। अब देखो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया है, 2 और 1 3, यानी एक दिन में ए प्लस बी का कितना काम है, 3 दिन का, और उन्होंने काम कितने दिन किया है, 4 दिन। तो यानी कि उन्होंने जो टोटल काम है उसमें से 12 काम इकट्ठा किया है, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। यानी देखो टोटल काम आपका ये होता है, अब उसमें से बी किसने, ए और बी ने मिल करके कितना काम कर दिया है, 12। यानी आपके पास बचा कितना, 8 काम। 8 काम को बी ने छोड़कर चला गया। अब ए करेगा उस काम को पूरा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। यानी कि ए ने एक दिन में एक काम करता है, तो 8 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। ठीक है। और यही आपसे पूछ रहा था कि भाई अगर वो जब बी छोड़ के चला जाएगा तो जो बचा हुआ काम है यानी रिमेनिंग वर्क को करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 8 दिन लगेंगे। ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एक नियमित सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार 18 से लेके और 23 तक, चाहे आपका लेवल 1 का एग्जाम हो या लेवल 2 का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। एक नियमित सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे जो n है वो है आपका नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इस बार भी ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सप्तभुज, और सप्तभुज का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू होती है वहां पे कितनी आपकी, 7। एन की वैल्यू कितनी होती है वहां पे, 7, यानी 7 भुजाओं वाली आकृति को हम लोग सप्तभुज कहते हैं। तो हम इस इक्वेशन जो आपका फॉर्मूला है इसमें एन की वैल्यू रखेंगे 7, तो 7-2 गुना आपका 180 डिग्री। ठीक है। तो 7 में से दोगे तो आपके 5, 5 गुना 180 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 900, 900 डिग्री। यानी एक सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग आपका कितना होगा, 900 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 4। ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 4। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वितरण का माध्य आपको दिया हुआ है और बहुलक आपको दिए हुए हैं, माध्य आपका 74 है, बहुलक आपका 29 है, तो वितरण की माध्यिका क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, हमने वीडियोस में वो क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज इस बार भी आएंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर जरूर करें। ठीक है। ताकि और लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिल सके। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखो आपको कह रहा है कि किसी वितरण का माध्य और बहुलक 74 और 29 है। ठीक है। पहले तो एक फॉर्मूला है उसको आप याद रख लीजिए, यानी मोड जो होता है, यानी जो बहुलक है उसकी जो वैल्यू होती है,
मॉड की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस की 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, ठीक है, अलग से अपनी नोटबुक में। और इसी पे ये क्वेश्चन, यानी जो बहुलक है, मोड मीन्स होता है बहुलक, मीडियन मीन्स होता है माध्यिका, और मीन मीन होता है माध्य, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। देखो पहले तो ये देखो हमें कैलकुलेट करना है मीडियन, ठीक है, यानी मीडियन, मीडियन को मैंने लिख लिया शॉर्टकट में M। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 टाइम्स ऑफ मीन की वैल्यू कितनी है आपकी 74, ठीक है, और मॉड दिया हुआ है हमें कितना 29, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 29 इज इक्वल टू 3m माइनस के 2 से गुना करेंगे, ये सॉरी 74 है, 24 नहीं 74, तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी 148 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3m इज इक्वल टू, ये 148 इधर आके जुड़ जाएगा, 29 प्लस 148, ठीक है, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 177 बराबर 3m। और m की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 177 को 3 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो आएगा 59। कितना आएगा, 59, ठीक है। कितना आएगा आपका 59, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है और इस पे फोकस रखना है। और आपका फॉर्मूला आपका ये है, जिसको आप कहीं भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कहता है कि यदि a अनुपात b बराबर 4:6 है और b अनुपात c बराबर 10:11 है, तो आपको बताना है c अनुपात a क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। a अनुपात b आपको कितना दिया हुआ है, 4:6, और b अनुपात c आपको दिया है 10:11, ठीक है। अब हमें निकालना है a अनुपात c अनुपात a की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है उससे बता देता हूँ कि भाई a अनुपात b अनुपात c हम कैसे निकालेंगे। हम उल्टा एन बनाएंगे, पहले तो इसकी गुना करेंगे, 4 × 10 बराबर 40, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी गुना करेंगे, 60 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, 6 और 11 की गुना करेंगे, 66 हो जाएगा, ठीक है। हम 2 से काट सकते हैं, 2 से 20, 2 से 30, और 2 से आपका 33। अब आपको देखना है कि एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सी अनुपात ए, सी की वैल्यू आपकी कितनी है 33, ठीक है, ए की वैल्यू आपकी कितनी है 20, यानी 33:20। कितना, 33:20। ऑप्शन ऑप्शन होगा आपका कौन सा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जो भी है वो क्या होगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे आपका 18 से लेके 23 तक या उससे पहले भी, जिस एग्जाम में, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, जिसमें ये क्वेश्चन आपका ना आया हो, इस बार भी आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। कैसे हम सॉल्व करेंगे, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य ऐसे लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे विक्रय मूल्य। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब आप देखिए कि जो विक्रय मूल्य के साथ नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10, तो उसको तो लिख दीजिए क्रय मूल्य के सामने, ठीक है। और जो क्रय मूल्य के साथ नंबर लिखा हुआ है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, उसको लिख दीजिए विक्रय मूल्य के सामने, ठीक है। आपको क्रय मूल्य मिल गया 10 रुपए और विक्रय मूल्य मिल गया 6, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए चीज कम की खरीदी ज्यादा की खरीदी कम में बेची, आपको पता है कि हानि होगी, यानी हानि होगी आपकी कितने की, 10 में से 6 घटा देंगे 4 रुपए। अब आपको पूछ रहा है हानि प्रतिशत कितना है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, हानि यानी 4 बटे में आपका क्रय मूल्य, यानी वो जो आपका 10 है, गुना में परसेंटेज के लिए 100,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 गुना 10 की गुना करेंगे 40। 40% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक निश्चित राशि समान ब्याज की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है। ठीक है, साधारण ब्याज जो है, राशि सेम है। ठीक है, उस राशि पर 2 वर्षों का। ठीक है, और ब्याज दर जो है वो ब्याज दर भी सेम है। ठीक है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी वही है और साधारण ब्याज के लिए भी वही है। और आपको वैल्यू दी हुई है क्या, कि भाई जो साधारण ब्याज है वो आपका 600 रुपये है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपये। तो वार्षिक जो ब्याज की दर है वो है क्या, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। साधारण ब्याज, और देखो साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में एसआई बोल देते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई बोलते हैं। देखो साधारण ब्याज का एक मेन चीज है, साधारण ब्याज हर साल यानी एवरी ईयर उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ये चीज तो आपको याद रखनी है एसआई के बारे में। और सीआई क्या होता है, जैसे मान लो 2 साल के लिए हम लोग सीआई कैलकुलेट करें। ठीक है, तो एक तो ये ब्याज हो गया इसका फर्स्ट ईयर का, और एक ये सेकेंड ईयर का। अब इस फर्स्ट ईयर के ब्याज पे जो ब्याज लगेगा और जो हमारे पास वैल्यू आएगी, दोनों ब्याज तो ये हर साल का तो सेम है सीआई की तरह, एसआई की तरह। अब जो पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज लगेगा उससे जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम बोलते हैं सीआई। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ब्याज पे ब्याज लगना, उसको बोलते हैं हम सीआई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ये। देखो आपको एसआई की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो एसआई की वैल्यू जो है वो आपकी 600 रुपये है और सीआई की वैल्यू आपकी 612 रुपये है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, मेरे पास ये 2 साल का ब्याज है। कितने साल का है, 2 साल का है। तो हर साल मीन्स सीआई तो वो एसआई जो है सेम होता है। अब मैं इसको 2 से भाग कर सकता हूँ, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 300 300। ठीक है, यानी पहले साल का ब्याज भी यही है और सेकेंड ईयर का ब्याज भी यही है। ठीक है, साधारण ब्याज आपका हर साल बराबर होता है। अगर आपसे कहते तीसरे 3 साल का, तो ये 300 और हो जाते। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इस पहले साल के ब्याज पे जो हमें ब्याज मिला है वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, 612। 612 जो है, 300 और 300 600 तो यही हो गए। अब आपके पास ये मिला है 12। ठीक है, ठीक है, अब ये जो 12 रुपए हैं ये इसका ब्याज है। अब आपको देखना है कि भाई 300 पे 12 रुपए कितने परसेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कितने परसेंट होगा, 4% होगा। ठीक है, 300 का कितने परसेंट होगा, 4% होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा आपका, थर्ड। ठीक है, अब किसी को समझ में नहीं आया कि भाई ये 4% कैसे आ गया, 300 का x%। ठीक है, x% का मतलब होता है x बटे हम 100 लिख देंगे, उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 12। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12। और x की वैल्यू होगी 12/3 यानी कि 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। एक समलंब चतुर्भुज है आपके पास, यानी कि ट्रेपेजियम है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है, एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है। जिसकी समांतर भुजाएं आपको दी हुई हैं 22 और 27 सेंटीमीटर, और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको डाटा दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का, और वो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा। उसकी समांतर भुजाएं दी हुई हैं। तो देखो जो ट्रेपेजियम होता है वो आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम है। वो आपसे कह रहा है, देखो इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये भुजा मीन्स, सॉरी, ये आपकी ये साइड
और आपकी ये साइड, देखो ये दोनों आपकी समानांतर है यानी पैरेलल है, ये आपकी असमानांतर भुजाएं है। ठीक है, आपको दिया हुआ है समानांतर भुजाएं, ये आपकी 22 है और ये आपकी कितनी है 27 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी, देखो ये आपको डिस्टेंस भी दी हुई है, वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो एरिया होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, समलंब का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, यानी कि हाफ करेंगे हम किसका, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, ये आपका पैरेलल। ठीक है, यानी कि जो आपकी पैरेलल साइड्स है ना, उनकी जो वैल्यू दी हुई है उनको हम ऐड करके उनका हाफ करेंगे और उसकी गुना करेंगे हम किससे, जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 22 प्लस में आपका 27। ठीक है, गुना में आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये आपकी 10 है। ठीक है, तो 2 से काट देंगे 5 बार, ये हो जाएगा 27 और 22, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 49 गुना में 5, 5 से गुना करो, 5 नाम 45, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 245। ठीक है, 245 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इसको ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर है 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि भाई एक शहर की 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बतानी है आपको। ठीक है, क्या करना है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बतानी है जो कि वर्तमान में 12 लाख है, और यदि वृद्धि की दर कितनी है आपकी 4%। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यानी हर साल वही 4% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको लिखना है 12 लाख। ठीक है, गुना करेंगे, कैसे करेंगे, किससे करेंगे, ये चीज जान लो आप। देखो ये वृद्धि हो रही है 4%, तो 4% को हम लोग लिख सकते हैं 4/100, काटेंगे 4 एकम 4 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार, यानी कि हमारे पास 1/25 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 25 तो हमारे पास प्रारंभिक संख्या है। ठीक है, और उसमें हमारे पास एक की वृद्धि हो रही है, तो कितने हो गया 26। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, गुना में 26/25, गुना में 26/25। ठीक है, हमें 2 वर्ष बाद निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वृद्धि हो रही है तो बढ़ी हुई संख्या आएगी आपकी, यानी वो संख्या 12 लाख से ज्यादा आएगी। तो हमने लिख दिया 25 को 1/25 में, मीन्स 25 में एक जोड़ देंगे 26, यानी जो अगले साल में जो आपकी जनसंख्या आएगी 2 साल बाद, वो ऐसे आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, काटो 25 से, 25 चौका 100, 20 बचे, 25 अट्ठे 200 और ये 3 जीरो, और 25 से फिर काट दो आप, 25 से कम 25, 23 बचे, ये हो गए आपके 230, 25 नंबर 225, 25 दूनी 50 जीरो। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, एक 1920 गुना में 676, 1920 गुना में 676, 26 26 का गुना करेंगे तो 676 आएगा। अब आपको ना पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए जीरो लिख दिए ऐसे, और 6 की और 2 की गुना करेंगे 12 आएगा। ठीक है, 6 की और 2 की गुना करेंगे 12 आएगा। अब आप ऑप्शन में यहीं से ही चेक कर सकते हैं कौन से नंबर में, यानी कौन से ऑप्शन में जो लास्ट की 2 डिजिट है वो आपकी 20 आ रहा है। देखो इसमें 90 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, इसमें 90 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें 70 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पूरी तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम करेंगे तो आपका आएगा 12, ठीक है, 97 और 920। ठीक है, कई बार हमें पूरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपके चारों ऑप्शन डिफरेंट दे रखे होते हैं तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम सेव कर सकते हैं।
ये थी आज की वीडियो, और इसके अलावा मैं आपको एक दो कंसेप्ट और बता दूं नए। देखो, स्टैटिक्स में आपके तीन वर्ड आते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मीन, और एक होता है आपका मीडियन, और एक होता है आपका मोड, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेता है, आपको कोई भी डाटा दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस डाटा का मीडियन निकालो, इस डाटा का मीन निकालो, इस डाटा का मोड निकालो, ठीक है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मीन मीडियन मोड जो है वो क्या होते हैं, इनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से जान लीजिए, पहले हम लेते हैं मीन को, कि भाई मीन क्या होता है भाई। देखो सिंपली सी मैं आपको सीधा सीधा भाषा में बोलूं, मीन का मतलब होता है एक तरीके से एवरेज निकालना, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना, ठीक है। अगर मैं आपको कोई डाटा दे दूं, भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। आपको इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन का मतलब है एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं आप लोग, जितना भी आपको डाटा दिया हो सबको जोड़ देंगे, और फिर वो कितने नंबर हैं, डाटा मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका मतलब है जो आपको ऑब्जर्वेशन, इनको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हम जोड़ देंगे सबको, और फिर उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी ये कितने नंबर है। तो मैंने काउंट किया आपके 8 है, तो जोड़ेंगे हम कैसे, देखो जोड़ो, 16 और 14 आपके हो गए, आपके 30, 30 और 12 42, 42 52, और 8 60, और 6 66, और 4 70, और 8 70, और 2 72, ठीक है। यानी इन सबको जोड़ने के बाद आया 72, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो 8 से भाग करेंगे, आपका कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी मीन की डेफिनेशन, ठीक है। अब आपसे कहते हैं कि भाई मीडियन क्या होती है। अब मैं आपसे बोलूं भाई मीडियन क्या होती है, तो देखो जो मीडियन होती है, ठीक है, वो होती है आपकी बिल्कुल ही मिड टर्म, ठीक है। जो मीडियन होती है, यानी जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई यही सेम डाटा को हम ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ तक हमने एक डाटा ले लिया, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, ठीक है, 2 4 6 8 10। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो मिडलेस्ट टर्म कब होती है, जब हमारा डाटा कौन से ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में होगा। कौन से ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और एंड में सबसे बड़ा नंबर। तो हम यहाँ देखेंगे भाई ये 2 4 6, ये तो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच का जो नंबर होगा, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 है, तो अगर मैं आगे से छोड़ूं और 2 पीछे से, तो यानी कि आपके 6 ऐसा नंबर है जो क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में है, और यही क्या है, इसकी मीडियन है। अब कुछ लोगों के मन में आ गया हो कि भाई अगर ये टर्म, अब यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपकी ओड है। अगर मैं मान लूं कि वो क्या होती, इवन होती, 2 4 6 8 10, और ये होती 12, ठीक है। अब आप कैसे कहेंगे यार, यहाँ पे कैसे करें, पहले हमने क्या, अब यहाँ पे देखेंगे, दो इधर से छोड़े, दो इधर से छोड़े, फिर भी हमारे पास क्या बच गए, 2 बच गए। अब आपको ध्यान रखना है कि तरीका क्या है, आप देखिए यहाँ पे n मान लो, n की वैल्यू क्या है आपकी, 6 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है आपकी, 6 है। तो 6 को करिए आधा, 6 को करिए आधा करिए, यानी n/2, यानी कि हमारा थर्ड थर्ड टर्म कौन सी है हमारी, 6 है। और उससे अगली टर्म, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे भाग, यानी 6 और 8 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, यानी 6 और 8 14, और 14/2 आपका 7, ठीक है। 6 और 8 14, और 14 को हम 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि नहीं सर, हमारे पास डाटा जो है
वो वैसा है। जैसे आपसे कह रहा है 10, 6, 8, 4, 2, ठीक है, ये डाटा है। अब इसकी मीडियन बतानी है। अब ऐसे आपको गलती नहीं करनी है भाई, सीधा सीधा आपने क्या करा भाई, आठ देखना है भाई, बीचों बीच की टर्म क्या है आपकी, 8 है, ऐसे नहीं। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर आपका 2 है, उससे बड़ा आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। अब देखेंगे बीचों बीच की टर्म कौन सी आपकी, 6 है, और इसकी जो मीडियन होगी वो 6 होगी, ठीक है। तो ये था मीडियन, भाई कैसे इसका कंसेप्ट है और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मोड पे। भाई मोड, मोड को बोलते हैं हम हिंदी में बहुलक, ठीक है। क्या बोलते हैं, बहुलक। मोड अब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, कि भाई कोई आपको डाटा दिया हुआ है और उस डाटा का मोड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, कोई भी आपको डाटा दिया हुआ है, उस डाटा में सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ नंबर है उसको हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि भाई वो जो डाटा आपको दिया गया है उस डाटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो नंबर आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्या, मोड कहलाता है या बहुलक कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूँ एक एग्जांपल, इसी डाटा को ले लेते हैं, यानी कि 10, 6, 8, 4, 2, 6, ठीक है। अब आप देखेंगे ये वाला डाटा है आपका, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि भाई इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा, है ये ना, 6 ये रहा और 6 ये रहा, और बाकी सारे नंबर क्या है, सिंगल सिंगल है। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो आ जाएगा आपका क्या, 6 आ जाएगा, ठीक है। मोड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो इनकी डेफिनेशंस थी, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये था। अब एक मैंने बीच में भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी मीन मीडियन और मॉड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसका एक फॉर्मूला आपको फिर वही फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। यानी जो मोड होता है, ठीक है, यानी जो बहुलक की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, आप चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या आप एस्टेट दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉड की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन। यानी बहुलक जो होता है वो होता है 3 टाइम्स किसका, माध्यिका का, माइनस के 2 टाइम्स आप माध्य, ठीक है। ये इसमें क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दे देगा, मीन दे देगा, मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा, मोड दे देगा, मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम वो वैल्यू पुटिंग कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। और आपको एक काम करना है क्या, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करनी है, ताकि ये लास्ट के आपके जो 2 वीक बचे हुए हैं इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। हमें बहुत खुशी होगी कि भाई अगर हमारी वीडियोस में से लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। और मैं टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।